Hello students, welcome to my YouTube channel. My name is Ravikant. So today we are discussing about chapter electricity class 10th and our topic is resistivity और या फिर बोल सकते हो specific resistance. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो रेजिस्टिविटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. रेजिस्टिविटी क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसकी? मटेरियल की. और इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी खासियत क्या है? एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स शेप एंड साइज, दैट इज इट्स लेंथ एंड थिकनेस. मतलब रेजिस्टिविटी क्या है? प्रॉपर्टी है किसकी? मटेरियल की. अब जैसे मान लीजिए हमने कॉपर लिया, एल्यूमिनियम लिया, अब वो किस शेप का है, किस साइज का है, ये उस पर डिपेंड नहीं करती, ना उसकी लेंथ पे और ना ही उसकी थिकनेस पे. ठीक है, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. अब कंफ्यूज मत होना कि कहीं पे अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आए और रेजिस्टिविटी आए तो इसका मतलब इसका ही दूसरा नाम क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर रो, जिसको हम बोलते हैं RHO, ग्रीक लेटर. ठीक है, क्योंकि जितने भी हम फिजिक्स में वर्ड पढ़ते हैं वो अधिकतर सिंबल जो हैं आपके वो किस लैंग्वेज में मिलेंगे आपको? ग्रीक में. ऐसे ही बायो में अगर पढ़ते हो तो वो लैटिन वर्ड होते हैं. ठीक है, तो द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन. इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का, वो किस किस फैक्टर के डिपेंड करता था. तो R डायरेक्टली होता था लेंथ ऑफ गिवन कंडक्टर. यदि हम R को क्या करें? डबल करें तो लेंथ भी हमारी क्या है? डबल. यानी कि ये एक दूसरे की क्या है? प्रोपोर्शनल. तो अगर लेंथ को डबल किया तो ऑटोमेटिक R भी क्या हो जाएगा? डबल. और यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या हो जाएगा? डिक्रीज. अब इन दोनों फैक्टर्स को हमने क्या किया? कंबाइन किया, यानी कि R डायरेक्टली L, इनवर्सली A. तो हम यहां से अगर इस डायरेक्टली को रिमूव करते हैं इक्वल लाने के लिए तो किसी भी कांस्टेंट का यूज करते हैं. तो वो हमने कांस्टेंट मान लिया रो. तो वेयर इज रो इज ए, इट इज ए कांस्टेंट या फिर रेजिस्टिविटी ऑफ गिवन मटेरियल. ठीक है, तो ऐसा यूनिट जो होती है रो की वो हमारे पास क्या हो जाएगी? ओहम मीटर. ऐसा क्यों? क्योंकि RA/L अगर हम इसको देखें तो रो इज इक्वल टू RA/L. तो R अपना क्या है? ओहम. एरिया किसमें होता है? मीटर स्क्वायर. और लेंथ किसमें होती है? मीटर. तो ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या रहा? ओहम मीटर. ठीक है, तो रो इज इक्वल टू RA/L. अब ये कहता है यदि आपसे पूछा जाए कि रेजिस्टिविटी की वैसे डेफिनेशन क्या है, तो हम इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं. इट इज डिफाइंड एज व्हेन ए पीस ऑफ ए सब्सटेंस. मान लीजिए आपके पास किसी एक सब्सटेंस का टुकड़ा है, कॉपर वायर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, ऑफ लेंथ 1 मीटर, जिसकी लेंथ 1 मीटर है. अब मान लीजिए मेरे पास ये है कॉपर वायर और इसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर. और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मेरे पास क्या है? 1 मीटर स्क्वायर. लेंथ क्या है? 1 मीटर. और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? 1 मीटर स्क्वायर is 1 meter square. Then the resistance of that piece of the substance. तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस होगा piece of substance, यानी कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा उस टाइम पे जब हमने इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया और लेंथ ली 1 मीटर, तो वो किसके इक्वल होगा? इज कॉल्ड इट्स रेजिस्टिविटी. तो उसको हम क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी. यानी कि R इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? रो के. क्लियर? अब आपके पास रेजिस्टिविटी के बेस के ऊपर हम कैसे सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं. जैसे हम कहते हैं भाई कंडक्टर है हमारे पास, इंसुलेटर है, सेमीकंडक्टर है, तो हम किस बेस पे बोलते हैं उनको? अब मान लीजिए रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज लो. इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी लो है तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी लो होने का मतलब क्या है? उसमें से मैक्सिमम करंट मूव करेगा क्योंकि उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? लो. अब कंडक्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे सिल्वर,
कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड एक्सेट्रा। क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं रजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो ना तो आपके कंडक्टर हैं और ना ही आपके क्या है इंसुलेटर, तो वो इन दोनों के बीच में जो लाई करेगा दैट इज नोन एज सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं हमारे, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ एक्सेट्रा, जर्मेनियम, सिलिकॉन बोल सकते हो, ये सारे क्या है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। उसके बाद रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज हाई। अब जो रजिस्टिविटी होगी सेमीकंडक्टर की वो कैसी होती है, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब ना तो वो क्या है लो और ना वो क्या है हाई। क्लियर। तो इसका मतलब रजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज हाई। तो रजिस्टिविटी इंसुलेटर की क्या होगी, हाई। अब इंसुलेटर क्या क्या है हमारे पास, जैसे प्लास्टिक, रबर, ड्राईवुड एक्सेट्रा, ये सारे क्या है हमारे पास इंसुलेटर। तो रजिस्टिविटी क्या है, यूनिट क्या है, उसके बाद अदर डेफिनेशन क्या है, और इसके कौन कौन से फैक्टर है जिस पे ये डिपेंड करती है। तो ये केवल और केवल नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, अदरवाइज ना तो ये शेप के ऊपर और ना ही साइज के ऊपर, यानी कि ना तो लेंथ पे और ना ही थिकनेस पे किसी भी मटेरियल की क्या करती है डिपेंड करती है। ओके। और ये रजिस्टिविटी किसकी ग्रेटर होती है और किसकी मॉडरेट होती है और किसकी लेस होती है। उसके बाद इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कि अगर हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे, हमें लो रेजिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करेंगे। ओके। तो चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो हमारे पास दो तरह से होता है, इन पैरेलल और इन सीरीज। तो सबसे पहले लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज की बात करते हैं। अब सीधी सी बात है, हम रेजिस्टेंसेस को कंबाइन क्यों करते हैं, तो उसका फैक्ट है कि अगर हमें सर्किट में करंट कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंसेस को क्या करते हैं सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जैसे हम हीटर की बात करें तो उसमें हमें रेजिस्टेंस क्या चाहिएगा ज्यादा, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसमें क्या करते हैं एलॉय का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे जो हीटिंग इफेक्ट आएगा करंट का वो किसकी वजह से आएगा, ड्यू टू इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले अगर लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन सीरीज की बात करें तो इट स्टेट्स दैट व्हेन ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। मान लीजिए मैंने R1, R2, R3 तीन रेजिस्टेंसेस किस में कनेक्ट किए, सीरीज में। अब सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई आपको ये करनी है कि सीरीज में कैसे पता लगा कि आपको वो सीरीज में कनेक्ट है। यहां से देखिए, अगर हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं इसको तो करंट मूव करेगा I। तो करंट को मूव करने के लिए केवल आपको वन वे मिले, मतलब एक ही रास्ता मिले, कोई और रास्ता ना हो सर्किट के अंदर, तो वी कैन से दैट रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। या जो भी आपके पास अप्लायंसेस है वो सारी किस में कनेक्ट है, सीरीज में। क्लियर। तो कहता है इट स्टेट्स दैट व्हेन नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। मान लीजिए आपके पास रेजिस्टेंसेस है और उसको किस में कनेक्ट किया गया, सीरीज में, तो देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इसका मतलब जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इक्वल होगा किसके, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। आर मैंने मान लिया मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस है यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, और R1, R2, R3 ये मेरे पास क्या है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, मतलब अलग अलग। तो हमेशा याद रखना कि इनका जो कॉम्बिनेशन आएगा इसके इक्वल आएगा। क्लियर। तो डेरिवेशन अगर हम इसका देखें तो लेट R1, R2 एंड R3 बी द रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन सीरीज। R1, R2, R3 कनेक्टेड है सीरीज में, और I बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और I करंट इसमें से मूव कर रहा है, दैट इज पासिंग थ्रू ईच रजिस्टर। यानी कि इसमें से भी I1 मूव कर रहा है, सॉरी इसमें से भी I मूव कर रहा है, इसमें भी I मूव कर रहा है और इसमें भी I मूव कर रहा है। हमेशा याद रखना अगर आप बात करोगे किसकी, सीरीज कॉम्बिनेशन की, तो करंट क्या रहेगा सेम, लेकिन वोल्टेज जो होगी वो इनके अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो इनकी पावर रेटिंग भी तो अलग होगी। तो पावर के अकॉर्डिंग हम रेजिस्टेंस को भी क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं।
तो हर एक इंस्ट्रूमेंट होगा वो अलग पावर लेगा, अलग पोटेंशियल यूज करेगा और अलग ही उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। क्लियर। लेकिन सीरीज में करंट क्या रहेगा, सेम, आई क्या रहेगा, सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट। क्लियर। तो इसका मतलब passing through each resistance and V1, V2 and V3 be the potential difference across R1, R2 and R3। यानी कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V2, और R3 के अक्रॉस क्या हो जाएगा, V3। अगर हम कहें ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तो V इज इक्वल टू किसके था, IR के। तो अगर हम यहां से इसके अक्रॉस में देखें तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1, क्योंकि करंट सेम है। ऐसे ही V2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR2, और V3 क्या हो जाएगा, IR3। तो इसका मतलब V इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। अगर इन सब का पोटेंशियल मेरे पास क्या है, V, तो V की वैल्यू क्या होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी कि V क्या है, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस, और V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, अक्रॉस R2, अक्रॉस R3। तो जो हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है V इज इक्वल टू IR, V1 इज इक्वल टू IR1, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए। तो IR V के लिए, V1 के लिए IR1, V2 के लिए IR2 और V3 के लिए IR3, इन सब को कंबाइन कीजिए। तो हमने इनकी वैल्यू पुट की, तो दोनों में देखिए I कॉमन है, तो I से I कैंसिल, तो R इज इक्वल टू मेरे पास क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको आप RS भी लिख सकते हो, रेजिस्टेंसेस इन सीरीज या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो हमेशा याद रखना, इफ द रेजिस्टेंसेस आर कंबाइंड इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस इज हायर देन ईच इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अब जरा इनकी वैल्यू पुट करके देखिए। मान लीजिए आपके पास R1 कितना है, 4 ओम, R2 कितना है, 3 ओम, और R3 कितना है, 4 ओम। तो टोटल जो R आएगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा, यानी कि 4 प्लस 3 7, 7 4 11 ओम। तो 11 ओम जो मेरे पास इक्विवेलेंट आया है वो देखिए, इससे भी ग्रेटर है, इससे भी ग्रेटर है और इससे भी ग्रेटर है। तो इसका मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में वो हमेशा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या मिलेगा, आपको हाई मिलेगा। क्लियर। सिर्फ इतना याद रखना कि सीरीज में करंट क्या रहेगा, सेम, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है। तो टेक एक स्क्रीनशॉट, उसके बाद पढ़ते हैं लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो चलिए स्टूडेंट पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। इससे पहले हमने सीरीज में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से ज्यादा मिलेगा। अब इसमें क्या होता है वो देखते हैं। कहता है इट स्टेट्स दैट व्हेन 2 और मोर रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब एक ऐसे है, दूसरा ऐसे है, फिर तीसरा उसके नीचे ऐसे है, तो इसका मतलब वो कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। तो द reciprocal of the equivalent resistance is equal to the sum of all the reciprocals of the individual resistances। अब मान लीजिए आपके पास R1, R2 एंड R3, ये तीन आपके पास कोई भी रेजिस्टेंसेस है और तीनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा आपके पास, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बोल सकते हो या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो R किसके इक्वल आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to sum of all the reciprocal of individual resistances। अब ये आया कैसे, उसको प्रूव करते हैं, यानी कि उसका डेरिवेशन। मान लीजिए आपके पास तीन रेजिस्टेंसेस है, R1, R2 और R3, तीनों को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। AB दो पॉइंट है, उनके बीच में कॉमन। ठीक है। तो जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो याद रखना कि सीरीज में हमने किसको डिवाइड किया था, पोटेंशियल डिफरेंस को, और पैरेलल में हम किसको डिवाइड करेंगे, करंट को। तो ये भी याद रखना कि एडवांटेज है ये पैरेलल की ओवर सीरीज। इसका मतलब
अगर हम इसमें कॉम्बिनेशन में देखें तो टोटल मेरे पास था आई करंट। अगर मैं यहां से देखूं तो R1 के अक्रॉस में करंट क्या जाएगा I1, R2 के अक्रॉस में I2 और R3 के अक्रॉस में I3। तो इसका मतलब लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू कॉमन पॉइंट्स A एंड B। मान लीजिए A और B दो कॉमन पॉइंट है और इनके बीच में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे पास है V। क्लियर? तो इसका मतलब देन फ्रॉम ओम्स लॉ करंट पासिंग थ्रू R1, मतलब इसके अक्रॉस में जो करंट मूव करेगा I1 और I1 इज इक्वल टू V बाय R1। ऐसे ही I2 V बाय R2 और I3 V बाय R3, ये वैल्यूज हैं। तो इसका मतलब इफ R इज द टोटल रेजिस्टेंस देन फ्रॉम ओम्स लॉ I इज इक्वल टू V बाय R। तो I इज इक्वल टू यानी कि टोटल करंट किसके इक्वल आ जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, यानी कि इंडिविजुअल करंट्स पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंसेस। ठीक है, तो इसका मतलब I इज इक्वल टू क्या था V बाय R, तो V बाय R एज इट इज, तो V बाय R1 I1 के लिए, V बाय R2 I2 के लिए और V बाय R3 इज इक्वल टू I3 के लिए। तो अब अगर हम देखें तो दोनों में V कॉमन है तो कैंसिल आउट, तो 1 बाय RP का मतलब रेजिस्टेंसेस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। तो हमेशा याद रखना इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द टोटल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज लेस देन ईच ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। उसमें क्या था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा था एज कंपेयर टू इंडिविजुअल के, इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम होगा एज कंपेयर टू इंडिविजुअल के। क्लियर? तो हमें ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए। अगर पूछा जाए कि भाई मैक्सिमम कब होगा मिनिमम कब होगा, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब होगा जब हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, और मिनिमम कब होगा जब हम उसको किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। तो टेक ए स्क्रीनशॉट, उसके बाद पढ़ते हैं पावर और इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर?